और क्या क्या इसमें पढ़ना है, कितना मार्क्स का क्या वेटेज होता है। आज के इस टॉपिक में हम लोग झारखंड की अफवाह प्रणाली को समझने वाले हैं। अफवाह प्रणाली क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका झारखंड की नदी आ जाती है, ठीक है, झरना आ जाता है ना। मेनली अफवाह का मतलब हुआ जो बहने वाला चीज है। वैसे हम लोग इस पूरे सिस्टम में नदी भी पढ़ते हैं, झरना भी पढ़ते हैं। हम लोग झारखंड में पानी से रिलेटेड जितना हो गया, गर्म जल कुंड हो गया, झील हो गया, ठीक है, ये सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो झारखंड के एक एक नदी को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि झारखंड का जो ड्रेनेज सिस्टम है, झारखंड का जो अपवाह प्रणाली है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आजकल एग्जाम में फैक्ट के अलावा कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछने लग गया है। जैसे लास्ट टाइम की बात करिएगा तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि झारखंड की नदियों, मतलब क्या कारण है कि झारखंड की नदियां जल प्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, पूछा था ना। तो इसलिए हम लोग को यह समझना जरूरी है कि झारखंड की नदियां कैसी है और किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की जो अपवाह प्रणाली है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे अगर हम नदी की बात करें या झरनों की बात करें, अपवाह प्रणाली की बात करें, तो ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे नदी बहता है तो आप लोगों को पता होगा कि नदी जो बहता है वो हमेशा ढलान की दिशा में बहता है। जिधर उसको ढाल मिलेगा उधर ही ना बहेगा। हाँ, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी राज्य की अपवाह प्रणाली जो है वो भूमि की ढाल पर डिपेंड करता है, ठीक है। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग झारखंड का मानचित्र तो पढ़े ही होंगे, कभी ना कभी पढ़े हैं। ये मान लीजिए झारखंड का मैप है, तो इस पूरे मैप को अगर आप देखिएगा तो इसमें सबसे ऊंचा भूभाग कहां पे है? पाट क्षेत्र है। यानी कि इस जगह पर जो है झारखंड क्या है, सबसे ऊंचा है ना। झारखंड का पश्चिम में जो त्रिभुज के आकार का पाट क्षेत्र है वो क्या है, सबसे ऊंचा भूभाग है। तो निश्चित तौर पर जो नदियों, अगर यहां से कोई नदी निकल रही है, ठीक है, तो अपनी ढाल की दिशा में जाएगी। तो इसके इस साइड भी ढाल है और इसके इस साइड भी ढाल है, समझे, दोनों साइड ढाल है। तो झारखंड की जो बहुत सारी नदियां हैं जो पाट क्षेत्र के आसपास से निकलती है, वो वहां से अपना जल लेकर के या तो इधर इधर की ओर चली जाती है या तो फिर दक्षिण या पूरब की ओर चली जाती है। इसी आधार पर हम लोग झारखंड की नदियों को दो भाग में बांटते हैं। प्रवाह की दिशा के आधार पर हम लोग झारखंड की नदियों को कितने भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक हो जाता है उत्तरवर्ती नदियां, है ना, उत्तरवर्ती नदियां, और दूसरा हो जाता है दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां। क्योंकि दोनों का एक ही कैटेगरी, या तो इधर जा रहा है या तो इधर जा रहा है, ठीक है। अब उत्तरवर्ती नदियां, अभी इसके बारे में बताएंगे डिटेल में। उत्तरवर्ती नदियां जो है वो ज्यादातर जो नदियां यहां से निकली और या तो वो गंगा में जाकर मिल गई या गंगा की सहायक नदियों में मिल गई। इसीलिए उत्तरवर्ती नदियों को हम लोग गंगावर्ती भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणवर्ती नदियां या तो इधर दक्षिण की ओर आ रही है या पूरब की ओर आ रही है, इसलिए उसको दक्षिणवर्ती या पूरबवर्ती नदियां बोलते हैं। तो पहली बात हम लोग देखे कि जो अपवाह प्रणाली है किस चीज पर डिपेंड किया? ढाल पर डिपेंड किया, ठीक है। दूसरा, और अपवाह प्रणाली किस चीज पर निर्भर करेगी बताइए? एक तो ढाल हो गया, ढाल जिधर होगा उधर नदी बहेगी।
और अपवाह प्रणाली को कौन सा कारक है जो प्रभावित करता है? सोचिए सोचिए, सोचने का क्षमता लाइए। हाँ, क्या बोले? पठार, देखिए ढाल की दिशा में वो आ गया एक तरह से, ठीक है। अपवाह प्रणाली जो है ना, एक मृदा की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है, समझे? मिट्टी किस तरह का है, वहां बालू ज्यादा है, ठीक है, या मिट्टी है, वो किस तरह का मिट्टी है उस पर भी नदी डिपेंड करेगा कि उसका बहाव किस तरह है, समझे? तो मृदा की प्रकृति पर भी अपवाह प्रणाली जो है वो डिपेंड करती है, मतलब मृदा की प्रकृति भी अपवाह प्रणाली को प्रभावित करती है। आ रहा समझ में? फिर देखिए, उस जहां से भी नदी निकल रही है वहां पर की जो वनस्पति है, समझे? मान लीजिए वहां पे जंगल वगैरह ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो नदी को क्या करेगा, थोड़ा रोकेगा, रोकेगा ना। तो वनस्पति किस प्रकार का वहां पर है वो भी कहीं ना कहीं हमारी अपवाह प्रणाली को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। भूमि की ढाल प्रभावित कर रही है, मृदा की प्रकृति प्रभावित कर रही है, वनस्पति प्रभावित कर रही है। और सोचिए थोड़ा, और क्या है जो अपवाह प्रणाली को प्रभावित करेगी? घर कोई नदी के ये में क्यों बनाएगा? हम्म? एक देखिए, एक जो होगा कि जैसा कि इन्होंने पठार बोला, उसको एग्जैक्ट बोला, उसको पठार ना बोल करके हम लोग ये कह सकते हैं कि भूमि की आकृति किस तरह की है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि जहां पर थोड़ी सी भूमि संकरी होती है वहां नदी का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है कि नहीं होता है? और जहां थोड़ा फैलार जगह रहता है, जहां मैदानी क्षेत्र होता है, वहां नदी क्या करती है, धीरे धीरे बहती है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि भूमि की बनावट, क्या कह सकते हैं, जिस जगह से नदी वगैरह निकल रही है वहां भूमि की बनावट कैसी है, क्या वो संकरी है या फिर वो क्या है, मैदानी है, ठीक है। तो उस पर भी नदी का जो है प्रवाह जो है डिपेंड करेगा। अगर संकरी भूमि होगी, जैसा कि आप झारखंड में देखते हैं कि पठारी भूभाग से नदियां निकलती है, तो उसको जगह जो है बहुत कम मिलता है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। और प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो मतलब पठारी भूभाग से निकल रही है, तो पठारी भूभाग से निकलने के कारण वो क्या करती है, नीचे की ओर गिरती है, हाँ, नीचे की ओर गिरती है और जल प्रपात का निर्माण करती है। हम झारखंड की नदियों की विशेषता अलग से बताएंगे। ये हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो अपवाह प्रणाली को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यहां तक कुछ समझ में आया? हाँ, कोई भी टॉपिक को एकदम दिमाग पूरी तरह से ओपन करके पूरा क्या क्या बोलते हो उसको, दिमाग को पूरी तरह से वाइड रेंज में करके पढ़िए, ठीक है। इसका हर पहलू को समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल कुछ भी बन जाए, किसी तरह का भी बन जाए, आप बना देंगे जब आप समझे हुए रहेंगे। अगर आप चीजों को बस रटे हुए रहेंगे तो आपका थोड़ा भी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप चीजों को समझे हुए रहेंगे, किसी भी चीज का रीजन समझे हुए रहेंगे, जैसे अभी जो क्वेश्चन ही पूछा था कि झारखंड की नदियां क्या कारण है कि जलप्रपात का निर्माण करती है, सोच के बताइए आप लोग, क्या कारण है कि झारखंड की नदियां जलप्रपात का निर्माण करती है, क्या कारण है? पठारी क्षेत्र से निकलती है ना, पठारी क्षेत्र से गिरती है वो नदियां। तो पठारी क्षेत्र से जब नीचे की ओर जाएगी तो क्या करेगी, झरना ही ना बनेगी। हाँ, यही कारण है कि झारखंड में बहुत सारे झरने हैं, है ना, झारखंड में बहुत सारे झरना है कि नहीं?
आप लातेहार के क्षेत्र में देख लो, पाट क्षेत्र है, वहां से जो नदियां निकल रही है झरना बना रही है। रांची के पठार भी ऊंचा जगह है, यहाँ से भी स्वर्ण रेखा निकल रही है तो हुंडरू फॉल बना दे रही है। ठीक है, आपका स्वर्ण रेखा की जो सहायक नदियां हैं वो निकल रही है, तो कोई जोन्हा फॉल बना रही है, कोई आपका सीता फॉल बना रही है, कोई आपका दसम फॉल बना रही है कि नहीं। तो झारखंड पठारी भूभाग है, पूरा तो झारखंड पठारी है ना। झारखंड किससे बना हुआ है? झारखंड एक छोटा नागपुर का पठार है तो दूसरा संथाल परगना है, यही दोनों से मिलकर बना हुआ है। पूरा उत्तरी छोटा नागपुर का पठार, दक्षिणी छोटा नागपुर का पठार, फिर आपका पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, ये सब मिला के क्या है? छोटा नागपुर का पठार है। और उधर संथाल परगना है। तो झारखंड ओवरऑल दो ही चीज से मिलकर बना है, छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना। ठीक है ना। अब अगर हम लोग झारखंड की नदियों के बारे में बात करें, जैसा कि अभी हम मैप में भी देखे थे कि झारखंड की नदियों को देखें तो प्रवाह की दिशा को अगर हम देखते हैं, प्रवाह की दिशा, तो प्रवाह की दिशा के आधार पर झारखंड की नदियां कितने भागों में डिवाइड करते हैं? दो भागों में अभी डिस्कस किए हम लोग। कौन कौन सा? उत्तरवर्ती, इसी को क्या बोल देते हैं? गंगावर्ती बोल देते हैं। ठीक है। दूसरा क्या? दक्षिणवर्ती, इसी को क्या बोलते हैं? पूर्ववर्ती बोलते हैं। ठीक है, ये ना बोलते हैं। यहां से जो उत्तर की ओर बह रही नदी, कहीं ना कहीं वो बिहार में इधर गंगा निकलती है ना इस तरह से, कहीं ना कहीं या तो डायरेक्ट गंगा में मिल रही है, या तो वो उसकी सहायक नदियों के थ्रू गंगा में जा रही है। तो इसीलिए इस नदियों को क्या बोलते हैं? गंगावर्ती बोलते हैं। बाकी इधर वाली जो बह रही है नदियां, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये जो दक्षिणवर्ती नदी और गंगावर्ती नदी है या उत्तरवर्ती नदी है, इसके बारे में अगर हम बात करें, आप लोग बताइए, आप लोग को उतना पता होगा जरूर कि कौन कौन सी नदियां इसमें आएंगी झारखंड की। हाँ, उत्तरवर्ती में झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां कौन कौन सी होगी? देखिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि सोन नदी के विषय में अगर हम बात करते हैं तो ये झारखंड में हम लोग बस इसको इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये झारखंड में सीमा बना रही है। ठीक है, झारखंड में क्या कर रही है? सीमा बना रही है। तो एक हो गया सोन नदी, बहुत कम है, हालांकि झारखंड में लंबाई इसकी 45 किलोमीटर के आसपास ही यहाँ पे बहती है। तो एक तो सोन नदी हो गया इंपॉर्टेंट में। फिर इसी का सहायक हो गया उत्तरी कोयल, है कि नहीं? उत्तरी कोयल है ना, पुनपुन भी है, फल्गु भी है ना, चानन भी है, चानन को पंचानन भी बोलते हैं, चानन हो गया, सकरी हो गया। बाकी इनकी सहायक नदियां भी तो हो जाएगी। सोन की सहायक उत्तरी कोयल हो गया, फिर कन्हर हो गया, उत्तरी कोयल का सहायक बुढ़ा नदी हो गया, औरंगा हो गया, अमानत हो गया, है ना, औरंगा, अमानत, ठीक है,
कन्हर। तो ये सारी जो नदियां हैं वो क्या है? उत्तरवर्ती नदियां हैं। क्या है? उत्तरवर्ती नदियां या गंगावर्ती नदियां। अभी रफली बनाइएगा, ठीक ना? अभी ज्यादा डिटेल अभी हम बहुत अच्छे से इसको सजा के लिखवाएंगे जब बेसिक से एकदम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी आप एक रफली बना सकते हैं, पूरा चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। वही जब हम दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियों की बात करते हैं, देखिए पूर्ववर्ती का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ इस मैप में कि बस यहां से बह रही है तो पूर्ववर्ती। झारखंड के पूरब में भी जो नदियां बहती है वो भी पूर्ववर्ती है ना? झारखंड के पूरब में जो संथाल परगना में मयूराक्षी नदी हो गया, ब्राह्मणी नदी हो गया, ये सब भी कौन सी नदी है? पूर्ववर्ती नदियां हैं, ठीक है? तो दक्षिणवर्ती नदी में क्या क्या है बताइए? चलिए, एक आपने कहा क्या? स्वर्ण रेखा, ठीक है। दामोदर, अच्छा स्वर्ण रेखा होगी तो साथ में इसकी सहायक नदियां भी हो जाएगी, है ना? सहायक में कौन कौन सा हो गया? स्वर्ण रेखा की खरकही हो गई, और राढ़ू हो गई, कांची हो गई, संजय नदी है, करकरी है, रोरो है, बहुत सारी नदियां हैं। जब नदी बताएंगे डिटेल पढ़ाएंगे। दामोदर में हो गई बराकर नदी, जमुनिया नदी, ठीक है। फिर और बोलिए, ब्राह्मणी है ना, ब्राह्मणी हो जाएगी, मयूराक्षी हो जाएगी, है ना, बसलोई हो जाएगी, हाँ आइए, मयूराक्षी हो गई, बसलोई हो गई, और बोलिए, हाँ गुमानी सहायक में आ गया, और दक्षिणी कोयल हो गया, शंख हो गया, ठीक है। तो प्रवाह की दिशा के आधार पर इस तरह से हम लोग नदियों को बांट देते हैं। अच्छा, झारखंड की नदियों की अगर हम बात करते हैं, झारखंड की अपवाह प्रणाली की बात करते हैं, अगर आपसे हम पूछ दें सवाल, ठीक है, जो कि मेंस में भी पूछ सकता है, झारखंड की नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं? अगर हम झारखंड की नदियों की विशेषता आपसे पूछें तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो झारखंड की नदियों के बारे में हम लोग बता सकते हैं? विशेषता उसको नहीं बोलेंगे, देखिए हाँ बिल्कुल, पहला विशेषता ये हो गया, देखिए झारखंड की नदियों की जो सबसे पहली विशेषता ये है कि झारखंड की ज्यादातर नदियां क्या हैं? बरसाती है, ठीक है। ज्यादातर नदियां क्या है? बरसाती है। केवल सोन को छोड़ दिया जाए तो लगभग सारी नदियां क्या है? बरसाती है, ठीक है। बरसाती नदियों का मतलब कि बरसात में ही इसमें पानी रहता है जनरली। झारखंड में कोई ऐसा तो नदी है नहीं जो आपका हिमालय से आ रहा है। गंगा है, थोड़ा बहुत उधर गुजर रहा है, अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम नदियां, कोई तो ऐसा नहीं है कि बर्फ पिघल करके आ रहा है, नहीं ना है। ग्लेशियर से तो कोई नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई पहाड़ से निकल रहा है, वहीं का पानी जो जमा हो रहा है उसी को लेके बहा के ले जा रहा है। तो पहली बात यह है कि झारखंड की ज्यादातर नदियां क्या है? बरसाती। दूसरी विशेषता वो भी हो गई कि झारखंड की नदियां चूंकि पठारी भूभाग से निकलती है इसलिए जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है, वाटरफॉल का निर्माण करती है। यह भी झारखंड की नदियों की विशेषता है, समझे?
तीसरी विशेषता और बताइए। झारखंड की ज्यादातर नदियां नाव चलाने योग्य नहीं है। ठीक है, क्यों? पठारी है, उसमें चट्टान वगैरह बहुत पाया जाता है। ठीक है, ऊपर से पानी भी नहीं रहता है साल भर। तो इस वजह से झारखंड की नदियां क्या है, नौकायन योग्य नहीं, अगर एक आध नदियों को छोड़ दिया जाए तो। जैसे मयूराक्षी को छोड़ दिया जाए तो। मयूराक्षी नदी एकलौती नदी है जो नौका ये करती है। झारखंड की नदियां अगर हम स्वर्णरेखा को छोड़ दें, ठीक है, तो झारखंड की नदियां कोई भी डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती। जाती है क्या? किसी न किसी नदी के माध्यम से होकर के जाती है। यानी झारखंड की नदियां, जो बड़ी बड़ी नदियां, उसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाती जरूर है बहुत सारी नदियां, मगर या तो वो गंगा के माध्यम से जाती है, ठीक है, या हुगली के माध्यम से जाती है, किसी न किसी नदी के माध्यम से जाती है। ठीक है, तो इसको ये कह सकते हैं कि झारखंड की ज्यादातर नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नहीं करती है ना, डायरेक्ट जाएगी बंगाल की खाड़ी में, डेल्टा का निर्माण करेगी। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है? स्वर्णरेखा नदी करती है, क्योंकि वो डायरेक्ट कहां जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। और सोचिए कुछ झारखंड की नदियों की विशेषता। जितना सोचिएगा उतना निकल के आएगा सामने। कोई जरूरी नहीं जो किताब में लिखा रहता है वही सही, वह उतना ही रहता है। आप अपना माइंडसेट से भी बता सकते हैं। कंकड़ पत्थर को आप गाद नहीं, मतलब ये मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि पठारी विभाग से जा रही तो कहीं ना कहीं मिट्टी तो जा ही रही है उसमें, पूरी तरह से ये तो नहीं जा रही है। तो ओवरऑल देखिएगा तो ये 4-5 विशेषताएं ही हैं झारखंड की नदियों के बारे में। ठीक है, जिससे हम झारखंड की नदियों को डिफाइन कर सकते हैं। अब है कि एक एक नदी के विषय में हम लोग बात करना शुरू करेंगे। एक एक नदी के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम इन नदियों के विषय में तो बात करेंगे ही, हम झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है दामोदर नदी। ठीक है, अब कोई भी नदी पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीज पढ़ना है, देखिए एक थोड़ा सा उसको सोचने का नजरिया थोड़ा चेंज कीजिए। बुक वगैरह में अब लिमिटेड देता है, लेकिन हम आप लोग का थोड़ा सोचने का नजरिया चेंज कराएंगे। कोई भी नदी अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ते हुए जाना है साथ साथ, जिससे कि किसी भी तरह के क्वेश्चन आए तो आप बना लें। ठीक है, तो पहला, उस नदी का क्या उद्गम, जो सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहां से निकल रही है। दूसरा, इसका मुहाना, मतलब कहां जाकर मिल रही है। ठीक है, तीसरा, इसके बीच में क्या होगा, इसकी सहायक नदियां, क्या हो जाएगा, सहायक नदियां हो जाएगी। अगर ये नदी गुजर रही है, अगर किसी शहर के बगल से गुजर रही है, ठीक है, तो नजदीकी शहर, क्योंकि ऐसे पूछ देता है कई बार कि रांची शहर किस नदी के तट पर स्थित है।
है ना। तो कहीं ना कहीं नदियों को पढ़ते समय उन बातों का ध्यान रखना है। ये तो शहर एक एग्जैक्टली बता दिए, बाकी प्रवाह है ना, प्रवाह क्षेत्र मतलब किस किस ओर से ये गुजर रही है। बहुत सारी नदियों में जो इंपॉर्टेंट नदी उसमें पूरा डिटेल बता देंगे कि कौन कौन से जिले से होकर के ये नदियां गुजर रही है। ठीक है, तो प्रवाह क्षेत्र हो गया। फिर नदी अगर बड़ी है, चौड़ी है, तो बहुत सारी नदियों का हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्षेत्रफल भी पढ़ते हैं। क्षेत्रफल भी कई सारी नदियों का पढ़ते हैं, लंबाई भी पढ़ते हैं। कि झारखंड में कोई नदी जैसे दामोदर नदी सबसे लंबा है कि नहीं? कितना लंबा है? 592 किलोमीटर टोटल है। टोटल है। झारखंड में कितना है? झारखंड में 290 किलोमीटर है। ठीक है, तो लंबाई पढ़ते हैं और नदियों का क्षेत्रफल भी पढ़ते हैं। और क्या पढ़ा जा सकता है? अगर देखिए उस नदी के आसपास, वो जहां से नदी गुजर रही है, आसपास अगर कोई आपका कोई महत्वपूर्ण पुल है, मतलब उस नदी के ऊपर महत्वपूर्ण पुल अगर है, समझे, कोई इंपॉर्टेंट पुल है, जैसे अभी झारखंड का सबसे बड़ा पुल बना है ना दुमका में, शिबू सोरेन सेतु नाम रखा गया है। तो कोई इंपॉर्टेंट पुल है, उस पुल को पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, अगर उस नदी के आसपास कोई राष्ट्रीय उद्यान है ना, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, समझे, कोई अगर ये है कोई मतलब राष्ट्रीय उद्यान के बगल से कोई नदी गुजर रही है, या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बगल से गुजर रही है, वो पढ़ते हैं। फिर नदी अगर झरना का निर्माण कर रही है, तो कौन कौन सा झरना का निर्माण कर रही है, कौन कौन सा वाटरफॉल का निर्माण कर रही है, वो भी पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप नदी को पढ़िएगा ना, तो एक साथ आप कई सारी चीजों को टारगेट करते हुए चल सकते हैं। फिर क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछेगा, आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। जैसे झरना की ही बात अगर हम करते हैं, तो आप गढ़वा जिला में एक नदी बहती है, आप लोगों को पता होगा, कन्हर नदी, समझे, एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं। कन्हर नदी से 3 ठो झरना निकलता है। कौन कौन सा? कन्हर नदी से 3 झरना निकलता है। एक है हमारा सुखलदरी, एक है गुरु सिंधु, और एक है बलचौरा, समझे। 3-3 जलप्रपात जो है ये नदी बना रही है, कन्हर नदी, सुखलदरी, गुरु सिंधु और बलचौरा जलप्रपात। ठीक है, इसके बाद इस नदी के आसपास अगर कोई पर्यटन स्थल है ना, अगर कोई मेला लगता है, ये सब कुछ पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। अगर लगता है तो, जैसे मयूराक्षी नदी के बगल में कौन सा मेला लगता है? हिजला मेला लगता है ना, हाँ, मयूराक्षी नदी के बगल में। तो इस तरह से हम लोग नदियों को कवर करेंगे कि नदी निकल कहां से रही है, मुहाना कहां बना रही है, उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, नजदीकी शहर कौन कौन से हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि रांची शहर के किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। जमशेदपुर शहर भी पूछेगा तो भी स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, स्वर्णरेखा खरकाई नदी। ठीक है ना। फिर अगर हम प्रवाह क्षेत्र बात करें, तो झारखंड की नदियां जैसे स्वर्णरेखा नदी रांची से निकलती है ना, रांची से निकलते हुए वो सिंहभूम की ओर चली जाती है, उसके बाद कहां जाकर के डेल्टा का निर्माण करती है? मतलब किस जगह पे, कौन से स्टेट में? नहीं
उड़ीसा में करती है। उड़ीसा में जाकर के वो डेल्टा का निर्माण करती है। उड़ीसा में जाकर के एक बंदरगाह भी वहां पर है, ठीक है, स्वर्णरेखा बंदरगाह बोलते हैं उसका नाम, कीर्तनिया बंदरगाह भी है, समझे। तो स्वर्णरेखा नदी जो है जाकर के उड़ीसा में जाकर के डेल्टा का निर्माण कर रही है। झारखंड के रांची और सिंहभूम जिले से होते हुए गुजरती है और जाकर के, उसी तरह अगर हम दामोदर की बात करें तो दामोदर आती कहां से है, कहां से निकलती है? लातेहार से, ठीक है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है, कई सारे जिलों से गुजरती है वो, गिरिडीह से गुजरती है, धनबाद से गुजरती है, ठीक है, कई सारा जिला से होकर के गुजरती है। और वो कहां जाके मिलती है? बंगाल में जाकर के, बंगाल में जाकर के किस में मिल जाती है? हुगली नदी में मिल जाती है, समझे। हुगली भी एक गंगा का ही पार्ट है, नहीं एग्जैक्ट याद रखना आपको, हुगली एग्जैक्ट आप उसको गंगा किस लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि गंगा नदी जो है ना, गंगा नदी जब बहती है तो पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम के जगह में दो भाग में डिवाइड हो जाती है, समझे। फरक्का नाम के जगह में गंगा दो भाग में डिवाइड हो जाती है, वहीं से एक नदी जो है वो हुगली कहलाती है। हाँ हाँ, मतलब है वो गंगा का ही पार्ट, लेकिन उसका नाम क्या है? हुगली है, और ये मिल रही है उसी में जाकर के, ठीक है, दामोदर नदी, समझ गए। दामोदर की सहायक नदियों की बात करेंगे तो दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर है, ठीक है, बराकर सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसमें तीन तीन महत्वपूर्ण डैम है। हाँ, डैम तो बताया ही नहीं, अगर यहाँ पर कोई डैम है तो एक हम आप यहाँ पे ब्लूप्रिंट बता दे रहे हैं कि कोई नदी को हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, इस सारी चीजों को लेकर के पढ़ेंगे, ठीक है। उद्गम, मुहाना, सहायक नदियां, नजदीकी शहर, प्रवाह क्षेत्र, क्षेत्रफल या लंबाई, महत्वपूर्ण ब्रिज अगर कुछ है, राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झरना, पर्यटन स्थल, मेला, डैम, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि हाँ, कारखाना भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कारखाना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम लोग इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो इंडस्ट्री में भी हम लोग ये चीज देखते हैं कि उस इंडस्ट्री को पानी कहाँ से मिलता है, समझे। टाटा कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तो टाटा कंपनी को पानी कहाँ से मिलता है, ये पढ़ते हैं ना। उसी तरह से बोकारो के बारे में, तो इंडस्ट्री भी हम लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हम लोग पूरा डिटेल में एक एक चीज को जब देखते हैं तो आपका फिर कोई भी सवाल या तो प्रीलिम्स में हो या तो मेंस में हो, आपका छूटने का कोई संभावना है क्या, लग रहा है? हाँ, कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन रहेगा, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा वो बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम स्वर्ण रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसके बारे में? स्वर्ण रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में देखिए, स्वर्ण रेखा नदी जो है इस कहां से निकलती है? रांची के नगड़ी से निकलती है, ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का जो मुहाना है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं जो डेल्टा का निर्माण करेगी, कहां करेगी? बंगाल की खाड़ी,
है ना, बंगाल की पूरा जो ये क्षेत्र है ना, ये पूरा बंगाल की खाड़ी है। उसमें उड़ीसा भी आएगा, आंध्र प्रदेश का भी आ जाएगा, पूरा जो पूर्वी क्षेत्र पूरा बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी का मतलब ये नहीं वो खाली बंगाल में रहेगा, ठीक है, वो पूरा पूर्वी क्षेत्र जो है वो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अब इस बीच में आ, यहाँ बंगाल की खाड़ी में जहां पर वो बनाती है वो कौन सा जगह है, उड़ीसा है। ठीक है, यहीं पर ये एक बंदरगाह है इसका, जिसका नाम है कीर्तनिया बंदरगाह। कीर्तनिया क्या होता है, बंदरगाह, बंदरगाह क्या होता है? हम्म, बंदरगाह का मतलब ये हो गया कि वहां से एक्सपोर्ट होता है चीजें। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, मतलब वहाँ बहुत सारे सामान वगैरह जो है वहाँ से पानी जहाज के थ्रू जो है दूसरे दूसरे जगह पर जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि बंगाल की खाड़ी है तो दूसरे दूसरे देशों में भी जाते हैं वहाँ से, तो ये हो गया। सहायक नदी अगर हम देखेंगे स्वर्णरेखा का, बताइए। खरकाई नदी है, चलिए राढ़ू नदी है, कांची है, करकरी है, संजय है, रोरो है। ठीक है, महत्वपूर्ण सहायक नदियां हो गई है। अगर हम शहर की बात करेंगे तो रांची शहर से गुजरती है, जमशेदपुर शहर हो जाएगा, है ना। इंडस्ट्री की बात करेंगे तो टाटा हो जाएगा। मुख्य तौर पर टाटा कंपनी को जल की प्राप्ति स्वर्णरेखा खरकाई नदी से ही होती है, समझ गए। स्वर्णरेखा नदी की विशेषता की बात करें तो झारखंड की एकलौती नदी है, झारखंड की एकलौती नदी जो जो बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट मिलती है ना, प्रत्यक्ष तौर पर मिलती है। ठीक है, झारखंड की एकलौती ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में प्रत्यक्ष तौर पर जाकर के गिर जाती है, उसको है स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, और कुछ अलग अलग डे में अगर आप जैसे आज का मेरा झारखंड का पहला क्लास कहिए, कल तो सिलेबस डिस्कस किए थे, कल किसी और पोर्शन पर डिस्कस करेंगे। आज के पोर्शन में आपको बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा कि पूरा नदी का चैप्टर को, जल प्रपात के चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, आइडिया लग गया है, लग रहा है ना। केवल किताब में जो दिया है उस पर ध्यान नहीं देना है, उसके अलावा भी सोचने का शक्ति डेवलप करना है। सिविल सेवा के छात्रों की विशेषता होनी चाहिए, सिविल सेवा का छात्र और बाकी कंपटीशन एग्जाम का छात्र में यही अंतर होना चाहिए, समझे क्या, कि थोड़ा एक्स्ट्रा सोच सकें। सिविल सेवा के स्टूडेंट थोड़ा एक्स्ट्रा सोच पाते हैं, अपना दिमाग भी लगा पाते हैं, अपना थिंकिंग डेवलप कर पाते हैं। क्योंकि सिविल सेवा परीक्षाओं में और बाकी परीक्षाओं में यही अंतर है कि सिविल सेवा में आपको या तो प्रीलिम्स का एग्जाम हो या तो मेंस का एग्जाम हो, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो आप कभी भी नहीं पढ़े हैं। लेकिन वो ऐसा नया नहीं रहेगा कि उसको आप नहीं बना पाइएगा। वो आपका जो पढ़ाई करने के दौरान जो आपके दिमाग का जो डेवलपमेंट होगा उसके आधार पर वो क्वेश्चन बनेगा। आपके अंदर गेसिंग कैपेसिटी भी आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बनाते समय कौन सा आंसर होगा वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा आंसर 100% नहीं होगा, ये चीज आपके अंदर आ जाएगा क्षमता, समझे, कि कैसे आंसर को एलिमिनेट करें, समझ रहे हैं ना।
तो ये चीज डेवलप करना आप लोग को। सिर्फ पढ़ाई, देखिए जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो ये शुरुआती दौर पर ही ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमको किस तरह से सोचना है, किस तरह से सोचते हुए पढ़ना है। राह चलते भी आप चीजों को सीख सकते हैं। ऑटो में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेगी जो राह चलते भी आप उसके बारे में थिंकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। समझ गए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रांची शहर में इधर उधर जाते होंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं दिखती होंगी। ठीक है, हम मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं दिखती होंगी। जैसे आप लोग बताइए क्या समस्याएं दिखती है आपको? कौन से समस्या से रूबरू होकर के जाना पड़ता है, या फिर कौन सा समस्या झेलना पड़ता है? चलिए, एक बड़ी समस्या है रांची में ट्रैफिक। ठीक है, हम बाकी समस्याओं को सुनते हैं, तब तक आप सोच के रखिएगा इसका निदान कैसे किया जा सकता है। कचरा का अंबार लगा रहता है, मतलब गंदगी भी है ना? गंदगी भी रांची शहर में आपको जहां तहां देखने को मिलता है, खासकर पुरानी रांची में। ठीक है, और हाँ, ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत बेकार है यहाँ का। ड्रेनेज सिस्टम मतलब आप देखते होंगे आए दिन रांची शहर में रोड को तोड़ता है, नली बनाता है, फिर रोड बनाता है, फिर तोड़ता है, फिर नली बनाता है। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम का एक बहुत बड़ी समस्या है। सिविल सेवा के स्टूडेंट सिर्फ समस्या नहीं देखते हैं, समस्या देखने का काम आम लोगों का है, उसका सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है ये भी देखना जरूरी है। ठीक है, और कुछ बताइए। चलिए, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, ट्रैफिक हो गया, कचरा हो गया, और उसका क्या रीजन है? क्राइम रेट बढ़ने के पीछे क्या क्या रीजन हो सकता है? एक नहीं हो सकता, कई सारा हो सकता। बताइए दो तीन। एक दलीय मजबूरियां होती है। ये थोड़ा इनडायरेक्ट रीजन हो गया, और थोड़ा डायरेक्ट रीजन बताइए क्राइम बढ़ने का। बाकी लोग भी बता सकते हैं। हम आप क्राइम करेंगे? क्यों? क्यों? शिक्षा मतलब एक रीजन हो गया कि जो एजुकेशन का लेवल है वो भी कहीं ना कहीं। दूसरा है बेरोजगारी। ठीक है, बेरोजगारी भी इंसान का रहेगा तो वो भी कहीं ना कहीं भटकेगा इन सब चीज़ों में, और क्राइम रेट बढ़ेगा। ठीक है, क्राइम रेट बढ़ने के पीछे एक बड़ा रीजन ये भी होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर सही ना हो, मान लीजिए कि कोई अगर एक क्राइम किया है और उसको कठोर से कठोर सजा नहीं मिले, तो बाकी लोगों का मन भी बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है कि कुछ तो होता नहीं है, क्या दिक्कत है। तो क्राइम रेट को बढ़ाने में लॉ एंड ऑर्डर का ढीलापन भी बहुत बड़ा रीजन होता है। ठीक है, बेरोजगारी भी रीजन होता है, अशिक्षा भी रीजन होता है। ठीक है, सरकार की उदासीनता भी रीजन होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ट्रैफिक वाला बता रहे थे आप, ट्रैफिक की समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है? बिल्कुल, एक तो हो गया कि ट्रैफिक रूल अगर प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए तो उससे थोड़ा सा निदान हो सकता है। दूसरा? हाँ, दूसरा एक है कि अतिक्रमण, है ना?
ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये सब सोचते सोचते आपको हो जाएगा। चलती राह में आप ये सब चीजें झेलेंगे। अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, जाम का एक बहुत बड़ा कारण अतिक्रमण है। आप रास्ते में जाते होंगे तो देखते होंगे कि बगल में ठेला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो जो सरकारी जो संपत्ति है उसमें जो अतिक्रमण होता है वो भी एक जाम का, ट्रैफिक का बहुत बड़ा कारण होता है। तो उन लोगों को कहीं मतलब अच्छे जगह पर इस्टेब्लिश करना, क्योंकि अतिक्रमण इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको सीधे हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गरीब लोग होते हैं जो रोड के किनारे जो है सामान वगैरह बेचते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उसको कहीं पे जगह देना। और तेजी से बढ़ रहा, बिल्कुल बहुत बढ़िया सोच पा रहे हैं आप। बिल्कुल। फ्लाईओवर, ठीक है, फ्लाईओवर बना करके हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक को ठीक कर सकते हैं। समझे कि मान लीजिए कि हमको उधर जाना है, उधर जाने के लिए हमको इस रास्ता से ना गुजरना पड़े, कहीं और डायरेक्ट वहां पहुंच जाए, तो फ्लाईओवर से बहुत सारी ट्रैफिक समस्याओं को कम किया जा सकता है, जैसा कि अभी बन भी रहा है। ठीक है, बहुत सारे शहरों का ट्रैफिक सुधारा गया है, जैसे पटना वगैरह का जो ट्रैफिक है वो फ्लाईओवर के जरिए, दिल्ली का ट्रैफिक फ्लाईओवर के जरिए सुधारा गया है। समझ गए। यहां पर थोड़ा सा चैलेंजेज है, रांची में या झारखंड में थोड़ा सा चैलेंजेज ये भी है कि झारखंड सीएनटी बेस्ड एरिया है, और यहां पे जमीन अधिग्रहण में भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं। जमीन अधिग्रहण या तो सरकार को करना है तो बहुत बड़ी समस्या है, उसमें कई सारे विवाद खड़े होते हैं, कई सारे पॉलिटिकल रीजन हो जाते हैं, ठीक है, जिससे वो जमीन अधिग्रहण इजिली सरकार नहीं कर पाती है, और सड़क चौड़े नहीं हो पाते हैं, फ्लाईओवर नहीं बन पाता है। ठीक है, तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे जमीन का जो रूल रेगुलेशन है, जो हालांकि वो भी जरूरी है, जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है जो आदिवासियों की जमीन का, तो इसलिए सीएनटी एक्ट उनके संरक्षण के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो भी एक चुनौती है स्टेट के लिए, जमीन का अधिग्रहण करना। समझ गए। हम्म। साइड में हो। इसको आप इस तरीके से बोलिए, जो आप बोल रहे हैं ना पॉइंट, इसको आप इस तरह से बोलिए कि जो शहर है, ठीक है, शहर जो संकुचित शहर है इसको थोड़ा सा विस्तार दिया जाए। समझे, हर चीज अगर आप यहीं बना देंगे, शहर के अंदर ही बना देंगे, तो इससे क्या होगा कि शहर कंजस्टेड होता चला जाएगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, कुछ सरकारी कार्यालय हो गया, है ना, स्कूल कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, वो शहर के आउटर एरिया में बनेगा। उससे क्या होगा, दो फायदा होगा, एक तो हमारा जाम ट्रैफिक का समस्या भी कम होगा, और दूसरा हमारा शहर भी बड़ा होगा। हाँ, शहर फैलेगा थोड़ा, समझ गए, और शहर डेवलप करेगा उस तरह से। जैसे होता क्या है ना कि मान लीजिए कि रांची से 20 किलोमीटर कोई ग्रामीण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जाकर के रांची यूनिवर्सिटी बना दीजिए, तो लेकिन प्रेजेंट समस्या का समाधान होता है ना, धीरे धीरे तो फैलेगा ही ना शहर ना। अभी आप खुद सोच के देखिए, हम एक एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं कि सारा कोचिंग कहाँ है, लालपुर में है, ठीक है, सारे के सारे कोचिंग लालपुर में ही खुलते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इससे आप लोग को क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। पहली बात, जो आप लोग को प्रॉब्लम जो झेलना पड़ता है कि लालपुर के आसपास के एरिया में आपको रूम बहुत महंगा मिलता है, ये आप लोग का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम हम लोग का भी है। ठीक है,
हम आपको एफोर्डेबल एजुकेशन इसलिए भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा लिया जाता है ना, बहुत ज्यादा, अति अति से ज्यादा। मतलब एक माइंडसेट हो गया है कि लालपुर में बच्चा आएबे करेगा, लालपुर में कोचिंग खुलबे करेगा, तो यहां पर एकदम बढ़ा करके रेट रखो। ठीक है, तो एक बड़ा है। अगर हम इसको थोड़ा डिवाइड कर दें, अगर कुछ कांके साइड में चला जाए, कुछ और भी क्षेत्र में चला जाए, तो उससे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम तो दूर होगा ना। यहाँ पर जो डिमांड इस तरह से एक ही जगह पर डिमांड, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। बाकी ट्रैफिक पर हम लोग बात कर लिए बहुत सारा। ड्रेनेज सिस्टम पे बात कर रहे थे। ड्रेनेज सिस्टम भी एक समस्या है ना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के पीछे एक बड़ा वजह देखते हैं हम लोग। कचरा, बिल्कुल, जो नाली, वहां पर नाली में कचरा जमा हो जाता है, हम लोग बहुत सारी चीजें, बोतल वगैरह सब फेंका जाता है, तो उससे नाली जाम हो जाता है, समझे। और नाली जाम हो गया तो बारिश का पानी आया तो भर गया, ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, तो हम ये सब चीजें आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आज से ही, जैसे आप प्रिपरेशन शुरू करें, आज से थिंकिंग इस तरह से रखने लगे। कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो उन समस्याओं को देखें, उनका समाधान अपने से सोचने का प्रयास करें। इससे आपका थिंकिंग लेवल डेवलप होते जाएगा और आप सिविल सेवा के एस्पिरेंट जो हैं, आप एक अधिकारी बनने की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, मेरा टाइम हो गया खत्म, सर आएंगे।